नुपुर का फिगर ऐसा था कि कोई भी उसे एक बार देख लेता तो बस देखता रह जाए। गली मोहल्ले क्या शहर भर में उसके आशिक थे, और होते भी क्यों ना, उसने एक दिन में 2-2 बार जिम जा जाकर बिकनी बॉडी बनाई थी। और इस बिकनी बॉडी को दिखाने के लिए वो हमेशा बिकनी पहनना चाहती थी, लेकिन घर वालों के स्ट्रिक्ट होने की वजह से वो बस सूट पहनती थी और जिम भी सूट में ही जाती थी। उसका सपना था कि उसको मॉडर्न ससुराल मिले ताकि उसके शौक भी पूरे हो जाएं और घर वालों से डांट भी ना पड़े। कुछ समय बाद उसके लिए अंकुर नाम के लड़के का रिश्ता आता है और अंकुर अपनी माँ रत्ना के साथ उसे देखने आता है। रत्ना की माँ नुपुर को देखकर नुपुर की माँ शीतल से कहती है, देखिए बहन जी, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है और हमारे घर आकर तो वो राज करेगी। मैं बड़े प्रैक्टिकल ख्यालों वाली सास हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि लड़का लड़की एक बार अकेले में एक दूसरे से बात कर ले, तो हम रिश्ता पक्का करके शादी की डेट निकलवा ले। और हाँ बहन जी, मुझे दान दहेज कुछ नहीं चाहिए। आप बस लड़की को 2 जोड़ी भी दे देंगी तो वो भी चलेगा। मेरी बेटी के तो भाग खुल गए, जो इतनी ऊंची विचारों वाली सास मिली है। जाओ बच्चों, तुम दोनों अंदर जाकर थोड़ी बातें कर लो। शीतल और रत्ना की बात मानकर नुपुर और अंकुर अकेले में बात करने कमरे में चले जाते हैं और नुपुर अंकुर से कहती है, देखिए मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है और आप तो जानते हैं ना कि मैं कितनी फिट हूँ, तो मुझे अपनी पसंद के कपड़े पहनना बहुत पसंद है। अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मैं शादी के बाद भी अपने पसंद के कपड़े पहनना ही पसंद करूँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी फैमिली बहुत मॉडर्न है, वो आपको कभी भी कुछ पहनने से मना नहीं करेंगी। इतनी बातों के साथ थोड़ी और बातें करके दोनों बाहर आते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं, जिसके बाद उनका रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ समय बाद शादी भी हो जाती है। और शादी के बाद अपने ससुराल आने पर नुपुर शादी के अगले दिन सुंदर सी पीले रंग की बिकनी पहनकर अपने पति को जगाते हुए कहती है, और जाओ सुबह हो गई है, नाश्ता कर लो, चलो नहा लो। अंकुर नींद से आंखें मसलता हुआ जागता है और नुपुर को बिकनी में देखकर कहता है, अरे ये क्या, तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं पहने? सुबह हो गई है, किसी ने देख लिया तो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने जीन्स और बिकनी पहनी है, तुम्हें दिख नहीं रहा? मेरी माँ, बिकनी के ऊपर तो कुछ पहन लो, सब देखेंगे तो क्या बोलेंगे? देखो मैंने शादी के पहले ही कहा था, मैं जो मर्जी हो वो पहन सकती हूँ, तो अब ये नाटक करके तो मुझे दिखाओ मत। तुम्हारी चाय टेबल पर रखी है, पी लेना, मैं नीचे जा रही हूँ। इतना कहकर नुपुर नीचे चली जाती है और अंकुर हैरानी से उसे देखने लगता है। नुपुर नीचे आती है तो उसका ससुर जोगी और सास रत्ना बैठकर चाय पी रहे होते हैं और जैसे ही जोगी की नजर अपनी बहू पर जाती है, उसकी चाय का कप हिलने लगता है और जोगी का कप हिलते देखकर रत्ना कहती है, अरे ये क्या वाइब्रेट मोड पे चले गए? कुर्ते की जेब में मोबाइल बज रहा है क्या? तुम भी वाइब्रेट मोड में चली जाओगी? पीछे तो देखो, पीछे। बहू, ये क्या पहना है तूने? तू कुछ पहनना भूल नहीं गई? माँ जी पहने तो है बिकनी और जीन्स। आपने तो बोला था कि आप बड़ी मॉडर्न हैं और आपने तो खुद ही कहा था कि बेटी 10 जोड़े में चाहिए। मैं तो फिर भी 5 जोड़ी बिकनी ले आई। अब मैं रोज बदल बदल कर पहनूंगी। अच्छा, अब मैं सबके लिए पराठे बनाने जा रही हूँ, लेकर आती। इतना कहकर नुपुर रसोई में चली जाती है और पराठे बनाने लगती है। किसी तरह दिन बीतता है और अगले दिन नुपुर की मुंह दिखाई होनी थी और नुपुर सुंदर सी लाल रंग की बिकनी के ऊपर साड़ी डालकर तैयार होती है और रत्ना उसके कमरे में आकर कहती है, अरे सत्यानाश हो बहू, सब मेहमान नीचे तेरा इंतजार कर रहे हैं और तूने आज भी साड़ी के नीचे बिकनी डाल दी। तू उर्फी जावेद की फैन है या सोफिया की? बस भी कर। माँ जी बिकनी डाली है ये दिखा, साड़ी डाली है ये नहीं दिखा। मैं तो ऐसे ही जाऊंगी। आप बताओ चलो या नहीं, या यहीं करवा लूं अपनी मुंह दिखाई? रत्ना मरती क्या ना करती, वो अपनी बहू को ऐसे ही ले जाती है। सब पड़ोसी उसके सामने तो कुछ नहीं कहते, लेकिन पीछे से रत्ना के खिल्ली उड़ाते हैं और मुंह दिखाई करके चले जाते हैं। दिन बीतते हैं। अब नुपुर अपनी 5 बिकनी रोज बदल बदल कर पहना करती। एक दिन नुपुर ब्लैक रंग की बिकनी पहनकर अंकुर के साथ मॉल जाती है। और नुपुर को बिकनी में देखकर एक मोटी सी औरत चिढ़ जाती है
और उसके बगल से निकलते हुए कहती है, हाय राम, ये देखो जरा, इस लड़की को बिकनी पहनकर मॉल आई है। आजकल तो लोगों को शर्म ही नहीं रह गई है, कुछ भी पहनकर निकल पड़ते हैं। ये सुनकर नुपुर कोई जवाब नहीं देती, लेकिन ये सुनकर अंकुर को बहुत गुस्सा आता है और वो पलटकर उस औरत को जवाब देता है, माफ करना बहन जी, ये सब पहनकर निकलना सबके बस की बात नहीं है। वो क्या है ना कि भगवान सबको इतना अच्छा शरीर नहीं देता कि वो शो कर सके, और लगता है कि आपके शरीर की तरह आपकी सोच भी मोटी है। इसलिए आज के बाद मेरी बीवी के बारे में कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना। उसका जो मन करेगा वो पहना करेगी वो। अंकुर को ये सब कुछ कहता देखकर नुपुर को अच्छा लगता है और अंकुर की सोच पर गर्व होता है। दोनों शॉपिंग करके घर वापस आ जाते हैं। एक दिन रत्ना अपनी बहू को पड़ोस में संयोगिता की बेटी की मेहंदी के फंक्शन में लेकर जाती है, ये सोचकर कि वहाँ लोगों का पहनावा देखकर शायद उसकी बहू में थोड़ा बदलाव आएगा। लेकिन नुपुर वहाँ भी ग्रीन कलर की बिकनी पहनकर जाती है और रत्ना को बड़ा अजीब लगता है। तभी उन दोनों के पास वहाँ उनकी पड़ोसन संयोगिता आकर कहती है, मुझे अच्छा लगा देखकर कि नुपुर, तुम्हारे विचार इतने मॉडर्न हैं। जो तुमने बिकनी पर साड़ी डाली है, तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। और रत्ना जी, आप भी बड़ी मॉडर्न हैं और आप में लोगों से डरने की आदत नहीं है, इसलिए अपनी बहू को उसकी पसंद के कपड़े पहनने देती हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। संयोगिता, मुझे लगा था कि यहाँ आकर मेरी बहू के विचार बदल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मेरे ही विचार बदल गए। संयोगिता, सब मेरी बहू को ऐसे देखकर मेरी और उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। मुझे अच्छा लगा कि तूने हमें सपोर्ट किया। मैं हमेशा हर औरत को सपोर्ट करूंगी, ये उसकी चॉइस है कि उसे क्या पहनना है। अच्छा नुपुर बहू, सुनो, मैंने एक बिकनी ब्रांड लॉन्च किया है और मैं चाहती हूँ कि उसकी मॉडल तुम बनो। देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं होंगे तुमको देने के लिए, क्योंकि ब्रांड अभी नया है, लेकिन जिन बिकनी में तुम शूट करोगी वो बिकनी मैं तुम्हें दे दूँ। संयोगिता की बात सुनकर नुपुर अपनी सास की तरफ देखती है। तभी रत्ना अपनी बहू को देखकर कहती है, बेटी, जब मैंने तुझे जुबान दी थी तो तुझे जो पहनना है पहन सकती है, ये तेरा हक है। संयोगिता मेरी बहू ये शूट जरूर करेगी। जिसके बाद नुपुर घर आती है और रत्ना का उसके लिए सपोर्ट देखकर उसके गले लग जाती है। जिसके बाद वो अपनी सेहत का और अच्छे से ख्याल रखती है और संयोगिता के बिकनी ब्रांड की मॉडल बन जाती है और अलग अलग 5 तरह की बिकनी में शूट करती है। जिसके बाद शूट खत्म होने पर वो संयोगिता से 5 बिकनी एज अ गिफ्ट लेती है, जिसे पाकर नुपुर बहुत खुश थी। तभी रत्ना प्यार से नुपुर को कहती है, बेटी, मैं बस ये चाहती हूँ कि तू बिकनी पहन, लेकिन और भी कपड़े ट्राई कर, जैसे सूट, साड़ी, लहंगा, जीन्स टॉप और बाकी सब। ठीक है माँ जी, अब से मैं बिकनी के अलावा भी और सारे ड्रेसेस पहन लिया करूँगी। आपको कभी निराश नहीं करूँगी। अब नुपुर शादी बाद कभी कभी बिकनी डालती और कभी कभी कुछ और। कुछ दिनों बाद अंकुर और नुपुर हनीमून पर जाते हैं और वहाँ भी नुपुर बस सुंदर बिकनी डालती है और जो उस पर बहुत जचती है, और बिकनी शूट के कारण उसे और भी कई शूट्स के ऑफर आने लगते हैं और वो शादी के बाद भी एक टॉप की मॉडल बन जाती है। रिया थोड़ा सोचने के बाद उस पेड़ से बोलती है, तुम भी एक जादुई पेड़ हो, तो मुझे भी एक सुंदर सी कार दे दो, जैसे उस पेड़ ने प्रिया को दिया, ताकि मैं भी अपने घर जा सकूं और उससे पहले मेरी हालत ठीक कर दो। रिया के बोलने पर वो गंदा पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से उसकी हालत सुधार देता है और उसे ठीक वैसी ही कार देता है जो कि अच्छे पेड़ ने प्रिया को दी थी। रिया उस कार में बैठकर अपने घर जाती है, पर रास्ते में ही गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाता है और रिया गाड़ी से उतरकर गाड़ी के टायर को एक लात मारकर बोलती है, अरे कैसी कार दी है जो कि आधे रास्ते में ही खराब हो गई। अब क्या करूँ इस कार का, लगता है अब ऐसे ही घर जाना पड़ेगा। इतना बोलकर वो अकेले ही वहाँ से जाने लगती है कि तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है, बेटा, गलत रास्ता हमेशा हमें गलत मंजिल पर ले जाता है। तुम्हारे पास अभी भी मौका है। प्रिया के लिए जो तुम्हारे मन में नफरत है उसे यही खत्म कर दो। आप जो भी हैं, अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए, क्योंकि मुझे अपनी बहन की सारी खुशियाँ छीननी है। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना बोलकर वो वहाँ से अपने घर आ जाती है,
जहाँ वो देखती है कि प्रिया बड़े ही आराम से सो रही होती है। उसको ऐसे चैन की नींद सोता हुआ देखकर रिया बोलती है, सो जा मेरी प्यारी बहन, क्योंकि मैं बहुत जल्दी तेरी सारी खुशियाँ छीनने वाली हूँ। इतना बोलकर वो भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है और अगले दिन प्रिया से घर का सारा काम करवाकर उसे घर के बाहर कड़ी धूप में खड़ा करके खुद घर में मजे करती है। पर प्रिया धूप में खड़ी ना होकर जादुई पेड़ के पास चली जाती है, जहाँ वो जादुई पेड़ उसके बैठने और खाने का अच्छा इंतजाम करता है और प्रिया बड़े ही आराम से छाते के नीचे टेबल पर रखे खाने को चेयर पर बैठकर बड़े ही आराम से खाने लगती है। वहीं दूसरी ओर रिया थोड़ी देर के बाद उसे घर के बाहर देखने जाती है तो देखती है कि प्रिया वहाँ पर है ही नहीं। प्रिया को घर के बाहर ना देखकर वो समझ जाती है और जल्दी से गंदे जादुई पेड़ के पास जाती है और उससे कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो। आखिर मैं कब उस प्रिया को रोते हुए देखूंगी। सच में तुम्हारे अंदर कोई शक्तियाँ है भी या नहीं? आज ही देखोगी तुम अपनी बहन को रोते हुए। पर वो तो अभी भी खुश है उस पेड़ के साथ और मैं यहाँ धूप में गंदगी के साथ तुम्हारे पास खड़ी हूँ। मैंने बोला ना, आज तुम्हारा काम हो जाएगा, पर जाते हुए तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। वो क्या? तुम्हें उस अच्छे पेड़ के पास जाकर गंदगी करनी होगी और कुछ लोगों को जमा कर उसको कटवाना होगा। गंदगी तक तो ठीक है, पर उस पेड़ को कटवाना वो कैसे होगा? भला लोग मेरी बात क्यों मानेंगे? और वो प्रिया भी तो है, वो तो ऐसा कुछ होने ही नहीं देगी। सब होगा, क्योंकि जब वहाँ गंदगी होगी तब उस पेड़ की शक्तियाँ कम हो जाएंगी और वो बेजान हो जाएगा। जब कोई पेड़ बेजान हो जाता है ना और वो किसी को फल या छां नहीं देता तो अक्सर लोग उन पेड़ों को अपनी जरूरतों के लिए कटवा दिया करते हैं। रिया उसकी बातें सुनकर उसका सारा प्लान समझ जाती है। तो वहीं दूसरी ओर शाम होते ही प्रिया हर बार की तरह जादुई कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसको एक दीप नाम का लड़का दिखता है, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं होती। वो अपनी कार को रोककर उसके पास जाती है और उससे बोलती है, तुम कौन हो और इस हालत में यहाँ? हाँ, वो मैं यहीं से जा रहा था तो मेरा पैर फिसल गया और मेरी ये हालत हो गई। कोई बात नहीं, वैसे तुम्हें कहीं जाना है, मैं छोड़ देती हूँ। बस यहीं के पास वाले गांव में। जहाँ वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो वहीं दूसरी ओर रिया अपना काम शुरू कर देती है। अच्छे जादुई पेड़ के पास गंदगी होने की वजह से उस जादुई पेड़ की शक्तियाँ कम होने लगती हैं, जिससे प्रिया और दीप एक दूसरे से बात करके जैसे ही उस कार में बैठने जाते हैं तभी वो कार गायब हो जाती है, जिस पर दीप उससे बोलता है, अरे ये क्या, तुम्हारी कार कहाँ गायब हो गई? आखिर कैसे? हाँ, क्योंकि वो एक जादुई कार थी, मुझे मेरे दोस्त ने दी थी। वो जादूगर है बहुत बड़ा, पर ये कार गायब कैसे हो गई? तुम्हारा दोस्त जादूगर है? नहीं, वो एक जादुई पेड़ है। जादुई पेड़? क्या तुम मुझे भी दिखा सकती हो? इन सब से अनजान प्रिया दीप को जादुई पेड़ के बारे में सब बता देती है, जिससे उस अच्छे जादुई पेड़ की सारी शक्तियाँ चली जाती हैं और वो एक बेजान पेड़ बन जाता है, जिसके पास अब कोई भी जादुई शक्तियाँ नहीं रहती। वहीं उस पेड़ को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए रिया लोगों को जमा करके सरपंच से बोलती है, क्या सरपंच जी, आप हरे भरे पेड़ों को काट रहे हैं जबकि आपको बेजान पेड़ों को काटना चाहिए। पर रिया बेटा, अपने गांव में बेजान पेड़ अब है ही कहाँ? आप कैसी बातें कर रहे हैं सरपंच जी? आप सब मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। रिया उन सबको अपने साथ ले जाती है। तो वहीं इन सबसे अनजान प्रिया दीप को भी अपने साथ उस जादुई पेड़ के पास लेकर जाती है, पर तभी रास्ते में उसको एक आवाज सुनाई देती है, मूर्ख लड़की, आज तेरी वजह से तेरा साथ देने वाला तेरा जादुई पेड़ बेजान हो गया है और वो तेरी बहन सभी गांव वालों के साथ जाकर उसको हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप कौन हैं? सामने आइए मेरे। प्रिया के बोलने पर एक और जादुई पेड़ उसके सामने आता है, जो कि काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, और वो प्रिया से बोलता है, प्रिया, तुम्हें याद होगा जादुई पेड़ ने तुम्हें मना किया था कि उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना।
पर तुमने सारा सच दीप को बता दिया, जिस वजह से उसकी सारी शक्तियां चली गई और तुम्हारी बहन गंदे पेड़ के साथ मिलकर अच्छे जादुई पेड़ को खत्म करना चाहती है। आप मेरी मदद कीजिए, मैं उस जादुई पेड़ को कुछ नहीं होने दूंगी। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा, मैं कुछ भी करूंगी। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, पर हाँ मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि जब तुम गांव वालों को पेड़ काटने से रोक लो तो एक बार मैं फिर वहाँ आकर जादुई पेड़ में जान डाल सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर प्रिया बूढ़े जादुई पेड़ की जादुई मदद से वहाँ अच्छे जादुई पेड़ के पास पहुँच जाती है और लोगों से कहती है, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आप उस पेड़ को काट रहे हैं जिसने आपको फल दी, ठंडी छाया दी। पर अब ये पेड़ किसी काम का नहीं है। प्लीज आप लोग मुझे थोड़ा समय दीजिए, ये पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इस पेड़ को मत काटिए, बस थोड़े दिन रुक जाइए। प्रिया की ये बात सुनते ही रिया उसका विरोध करती है, पर सारे गांव वाले और सरपंच जी प्रिया को कुछ ही दिनों का समय देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रिया भी खुद पास में रखे कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटने लगती है, पर तभी बूढ़ा पेड़ वहाँ आकर उसको उसकी जगह पर फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाती और वो बूढ़ा पेड़ अपनी जान देकर उस अच्छे जादुई पेड़ को जिंदा करके वहीं पर ही दम तोड़ देता है। और एक बार फिर से रिया और उस गंदे जादुई पेड़ की चाल पूरी नहीं हो पाती। ये सब देखकर दीप को कुछ भी समझ नहीं आता और वो सारी बातें प्रिया से पूछता है और इस बार जादुई पेड़ खुद उसे सब कुछ बताता है और इसी तरह समय बीतता जाता है। दीप और प्रिया जादुई पेड़ की मदद से एक साथ रहने लगते हैं। वहीं रिया अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए अकेली रह जाती है और गंदा जादुई पेड़ भी एक बार फिर से अपनी नफरत के साथ अकेला रह जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।